हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है। टॉपिक क्या है टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप पहचान कैसे करेंगे। आपके सामने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है तो आप कैसे कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, कैसे उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक है या कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही डेफिनेशन बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है यहां से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मत है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आता है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में आते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन किसका होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। लेकिन सही डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कुछ लोग ये कहते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो फिर इसी का एक एग्जांपल आता है H2CO3। इसमें देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक। अगर डेफिनेशन ये थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये एक्सेप्शन हो जाता है कि H2CO3 जो होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ये क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शन हो जाता है। फैक्ट क्या है ये अभी बाद में जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि डिटेल में पढ़ाया गया है। लास्ट तक आप वीडियो से बने रहें, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ हैं, फिर भी ये इनऑर्गेनिक है। अब कुछ लोगों का मत ये है कि जिसमें कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग हो हाइड्रोजन से, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और ये कंपाउंड इसलिए इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है। कुछ मत ये भी होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए, अगर ये डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे तभी हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे, सॉरी ऑर्गेनिक बोलेंगे। तो एक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं है फिर भी ऑर्गेनिक है। कौन सा है, NH2CO NH2। अगर NH2CO NH2 की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरिया। तो यूरिया जो कंपाउंड है आपका, यूरिया है तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक, लेकिन इसमें अगर बात करते हैं किसकी, तो हाइड्रोजन और कार्बन इसमें भी डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, फिर ये कैसे ऑर्गेनिक हो गया। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कैसे ऑर्गेनिक हो गया। अगर हम ऊपर की ही थ्योरी को लगाते हैं, H2CO3 की थ्योरी को लगाते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए तभी ऑर्गेनिक होगा, तो ऐसा तो फिर यूरिया में भी नहीं है। कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो सीधे सीधे हमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा चीजों पर हमें नहीं जाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन हम पढ़ने लगें तो कौन से होते हैं, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड animals sources are called organic compound। क्या पता लगा इससे, ऐसे कंपाउंड जो आपको किससे मिल रहे हैं, या तो वो एनिमल से मिल रहे हैं या क्या हो रहे हैं,
प्लांट से मिल रहे हैं, मतलब नेचर से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इस डेफिनेशन के सामने सारी की सारी थ्योरी फेल हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि जो कंपाउंड आपके किससे मिल रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं किससे, प्लांट से और किससे, एनिमल से मिल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसके आगे हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये और पढ़ना है हमें। तो देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब नंबर 1 में कौन आता है, नंबर 1 में आते हैं ओपन चेन कंपाउंड। कौन आते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हीं को बोला जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं आपके क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं का दूसरा नाम है साइक्लिक, और इन्हीं का तीसरा नाम है रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। इन्हीं को क्या बोला जाता है, रिंग कंपाउंड्स। इस तरह से हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको क्लासिफाई कितनी क्लासेस में कर दिया गया है, 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया है, पहला ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो इसकी फर्स्ट क्लास है ओपन चेन, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किसको, ओपन चेन कंपाउंड्स को। तो यहाँ से नंबर 1 हेडिंग जो आ जाती है आपकी, वो आ जाती है ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स। यहां से आपका इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन की चेन ओपन होती है। अब कैसे ओपन होती है कि जैसे हम कार्बन की कोई सीरीज बना लें, जैसे हमारा पहला कार्बन ये रहा CH3, CH2, CH2, CH3, ये आ गया। तो और इन पे आप नंबर डालें, किसी पे भी कार्बन को नंबर दे दीजिए, जैसे 1 2 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का लास्ट कार्बन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। अगर ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं आता तो ऐसे ही कंपाउंड को हम बोल देते हैं ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि ये हमारा जो कंपाउंड बना है ये कैसा हो गया है, ओपन चेन कंपाउंड हो गया है। कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन आ जाए उसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड ही बोलेंगे, ठीक है। अब अगर और कोई कंपाउंड ले लें, यहां से ये नहीं लेके दूसरा ले रहे हैं, CH3, CH2, इस पर CH3 है, यहां पर सपोज दैट CH3 आ गया, तो बात तो अब भी यही है, ये भी कैसा है, ओपन चेन ही है। कंपाउंड को आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं। मान लिया ये कंपाउंड अब मैं लिख रहा हूं CH3, CH, CH2, CH3, फिर आगे CH के ऊपर CH3 लिख दिया, और यहाँ CH2, फिर CH3 लिख दिया, ये भी कंपाउंड है, तो ये भी आपका ओपन चेन है। ओपन चेन जनरली उन्हें ही बोल दिया जाता है जिसमें साइक्लाइजेशन नहीं होता, ठीक है बच्चे।
तो हमारे ओपन चेन क्या होते हैं, जिसमें जब हम नंबरिंग करें कार्बन्स की तो पहले कार्बन का दूसरे कार्बन से कोई रिलेशन ना हो, यानी कि वो एक सीरीज में ना हो, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, ओपन चेन बोल देते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं इनका अगर नेचर देखें आप तो इनका नेचर जो होता है वो एलिफैटिक नेचर होता है, एलिफैटिक। ठीक है, कैसा नेचर होता है, एलिफैटिक नेचर होता है। एलिफैटिक नेचर मतलब अगर एलिफैटिक नेचर की बात करते हैं तो कंपाउंड जो होते हैं हमारे एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरह के होते हैं, वो अभी आगे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे एलिफैटिक क्या होगा और एरोमेटिक क्या होगा। तो ये तो होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, इन जिसमें कार्बन की जो चेन है वो क्या होती है, ओपन होती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ओपन चेन कंपाउंड बोल दिया जाता है। इसका इतना ही क्लासिफिकेशन था, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, नंबर टू। नंबर टू आता है आपका क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ये आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन की चेन क्या होती है, यानी कि पहले कार्बन का लास्ट कार्बन से कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोज चेन बोलते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स को अगर आप जानना चाहें तो आगे इनको क्लासिफाई किया गया है। क्या किया गया है इनको, आगे फिर इनका क्लासिफिकेशन लिया गया है क्लोज चेन का। लेकिन पहले क्लोज चेन को हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन है CH2, फिर यहाँ कार्बन आ गया, फिर CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया और यहाँ से भी ये जुड़ गया। तो आप किसी पर भी नंबर डाल लीजिए जिस पर आपका मन कर रहा है। इस पर 1 डाला, इस पर आपने 2 डाल दिया, इस पर 3 डाल दिया, इस पर 4 डाल दिया। तो देखिए आप फर्स्ट कार्बन का लास्ट कार्बन से क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक बॉन्ड है। और ऐसा अगर होता है तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को आपका क्लोज चेन कंपाउंड्स बोला जाता है। अब इसे भी अगर हमने क्लासिफाई कर दिया तो ये भी कुछ क्लासेस में क्लासिफाई होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, इट मे बी क्लासिफाई into the following classes। कुछ क्लासेस हैं उसमें इनको क्लासिफाई करेंगे। इसका भी जो नंबर ए पॉइंट आ रहा है कौन सा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन सा है नंबर फर्स्ट, एलिसाइक्लिक, ELIC, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका भी नंबर फर्स्ट आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो अभी आपको एग्जांपल ऊपर बना के दिया था वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का ही है। मतलब दीज कंपाउंड कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स इन देम। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें 3 या उससे ज्यादा कार्बन की क्या होती है, एक रिंग आती है। और इनकी जो नेचर होती है वो भी कैसी होती है, वो भी एलिफैटिक होती है, एलिफैटिक नेचर के होते हैं ये भी। जैसे आपके क्या होते थे, ओपन चेन होते थे। आपके ओपन चेन कंपाउंड भी एलिफैटिक नेचर के होते थे और ये भी एलिफैटिक नेचर के ही होते हैं। ठीक, तो एलिफैटिक इनकी नेचर होती है और इनमें भी क्या आता है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की रिंग देखने के लिए मिलती है, चेन देखने के लिए मिलती है। देखिए कैसे आएंगे। अब मान लिया हमने 3 कार्बन की चेन बना ली तो ऐसे बन जाएगी CH2 और फिर कहाँ CH2 आ गया, यहाँ CH2 आ गया, ये एक चेन बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो रिंग बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी, 4 कार्बन की बन सकती है, ये बन गई है। ऐसे ही हम अगर और रिंग बनाना चाहें तो जैसे ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ट्राइंगल की तरह भी बना सकते हैं, इस वाले को हम रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह भी बना सकते हैं। अब अगर हमारा और कोई कंपाउंड आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, सपोज दैट CH2, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, फिर ये नीचे क्या करेगा, CH2 से जुड़ रहा है, देखिए ये बन जाता है। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी हमारा यही कंपाउंड हो गया है। ऐसे ही अगर हमें और कोई कंपाउंड लिखना है तो हम एग्जाम्पल में और कोई कंपाउंड भी ले सकते हैं। जैसे हमने CH2 ले लिया, CH2 फिर से ले लिया, एक CH2 फिर से ले लिया और इसके नीचे भी CH2 है, इसके नीचे भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी
CH2 है। तो ये जो कंपाउंड को बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया है। अब इनके नेम क्या क्या है, अगर नेम की बात करें यहाँ तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। नेम भी वैसे ही लिखा जाएगा बिल्कुल सिंपली। प्रोप 3 कार्बन है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, बस साइकिल है यानी कि रिंग बनी हुई है तो क्या लगा देंगे उसके पहले साइक्लो लगा देंगे। अब इसे क्या बोल देंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही इसको बोल देंगे साइक्लोपेंटेन और इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऐसे करके हमारी किसकी का क्लासिफिकेशन हो जाता है, ये हो जाता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। इसके आगे क्या आता है, अब इसके आगे हम दूसरे क्लास की बात करते हैं। एक दूसरी क्लास आती है, क्या बोलेंगे क्लास को, देखिए एक्सप्लेन करते हैं उसको भी। बस आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको डिटेल में सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। हम डिटेल में ही सिखा रहे हैं। नंबर बी पॉइंट आ जाएगा यहाँ। नंबर बी पॉइंट में कौन से आ जाएंगे आपके एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं यही आपको डिटेल में बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को अभी हम जनरली बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो मोस्टली एरोमेटिसिटी के ऊपर ही है, ये वाला वीडियो, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड को ही एक्सप्लेन करेगा, इसीलिए वीडियो लेंथी बन रहा है ये। इसमें हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करना भी बताएंगे। पहले बताया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पता करेंगे। दूसरा फिर क्या करेंगे आप, एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कैसे होगी, ये पता कैसे लगेगा, कौन एलिफेटिक होगा कौन एरोमेटिक होगा, ये पता कैसे करेंगे हम, और एलिफेटिक एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। देखिए क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। पहले एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, क्या होते हैं। दे हैव अ साइक्लिक सिस्टम, cyclic system, they have a cyclic system containing at least one benzene ring, at least one benzene ring। मतलब कौन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब ये बेंजीन रिंग ही क्या बवाल है, पहले तो हम यही पता कर लें कि बेंजीन रिंग होती क्या है। देखिए बेंजीन रिंग जो होती है, जिसे हम बेंजीन बोल रहे हैं, बेंजीन जो होती है वो 6 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ऐसे करके ये 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड होता है बेंजीन, और इसमें जितने भी कार्बन होते हैं हर कार्बन पर एक एक H लगा हुआ होता है। बेंजीन में जितने भी कार्बन है सब पर एक एक H होगा, और अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे बेंजीन बोल दिया जाता है। ये अल्टरनेटिव बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। फॉर्मूला जो होता है इसका, अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है इसका C6H6। रिंग कैसी होती है, साइक्लिक होती है। और बेंजीन जो होती है ये एरोमेटिक नेचर में होती है, एरोमेटिक होती है। और बेंजीन से बने हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं वो भी सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं, यानी कि इनका नेचर क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब इसमें एक और चीज़ आपकी देखने के लिए मिलती है बेंजीन में वो क्या है कि ये जो बॉन्ड है इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हमने अभी पीछे साइक्लोहेक्सेन बनाया था, वैसे बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे, कहीं पर भी अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड रहेंगे, तो ये बेंजीन की रिंग हो जाती है। अब इसमें क्या है कि जो बेंजीन है आपकी,
बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड है एक्चुअली ये क्या है, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अभी जो बॉन्ड ये हमने यहाँ लगा रखा है तो ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, ये और आगे शिफ्ट कर जाएगा और ये और आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो इससे जो बनने वाली दूसरी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बेंजीन की सही स्ट्रक्चर कौन सी है, तो इन दोनों में से भी, तीनों में से भी बेंजीन की सही स्ट्रक्चर कोई नहीं है। अगर आप देखते हैं तो कहीं कहीं आपको बेंजीन की एक ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाती है ऐसे करके, लेकिन सही स्ट्रक्चर ये भी नहीं है। एक्चुअली इनका रोटेशन इतना तेज होता है, इतना फास्ट होता है कि इसमें जो ये रिंग है, ये बॉन्ड है, ये कुछ डॉटेड लाइन जैसे ऐसे करके दिखाई देते हैं। तो यही बेंजीन की सबसे ज़्यादा सही स्ट्रक्चर मानी जाती है। लेकिन सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी वैलिड हैं, यानी कि उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन को ही सही स्ट्रक्चर मान लिया जाता है। जितनी भी स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी सही हैं। तो जितने भी बेंजीन होते हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, अब डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, जो बेंजीन से बने हुए हैं, यानी कि बेंजीन से ही प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे एरोमेटिक होंगे। तो ये आपका बी क्लासिफिकेशन था, बी पॉइंट था इसका कि यहाँ कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। इसी के ऊपर अभी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में चलेंगे, पहले क्लासिफिकेशन पूरा करा दें। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट जो आता है वो आता है नंबर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में क्या आता है, 3 पॉइंट में आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, HETEROCYCLIC, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं यहाँ पर। देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, द रिंग कंटेन्स, डिफाइन कर रहे हैं इसको, द रिंग होते, ये भी क्लोज चेन ही है। द रिंग कंटेन्स one or more heteroatom such as nitrogen, oxygen, fluorine, sulfur, etc. are called हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में, यानी कि साइकिल में क्या हो, कोई हेट्रो एटम हो, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे कोई एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कि ये कंपाउंड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या आता है, यहां से और आगे बढ़ते हैं तो यहां से इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, जैसे आपकी ये बेंजीन है, सॉरी बेंजीन नहीं, ये कंपाउंड है CH2 और फिर इसके नीचे भी एक और CH2 और इसके नीचे भी एक और CH2 और यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए O। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्यूरान। क्या बोला जाता है, फ्यूरान। देखिए ये माफ़ कीजिएगा, ये F जो आ गया है, F जनरली देखने के लिए आपको रिंग में नहीं मिलता है, फ्यूरान। दूसरा ऐसे ही एक कंपाउंड बनेगा CH, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ नीचे डबल बॉन्ड CH, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड CH और इस बार यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा N और उसके नीचे H। तो ये किसका होता है, ये होता है पेरोल का, पायरोल भी बोलते हैं इसको, P/RROLE, पायरोल। ऐसे ही आपको दूसरा कंपाउंड जो देखने के लिए मिलता है, ये जो फ्यूरान का फॉर्मूला होगा, इसमें एक्चुअली यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा फ्यूरान में। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना हो तो क्या बनेगा, ये भी बता रहे हैं, चलो ये लिखा गया था। तो अगर इसमें डबल बॉन्ड ना हो तब क्या बनेगा, और यहाँ ऑक्सीजन ही हो,
जैसे ऑक्सीजन ही है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं THF। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है फ्यूरान ही लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। फ्यूरान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं, ऐसे ही आपके और भी होते हैं, थायोफीन, प्रीडीन, प्रीमिडीन, पिप्रीन, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन यहाँ अब क्या आता है, अब ये आता है कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक ही कंपाउंड जो हैं जिन्हें हमने एरोमेटिक बोला था, वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, क्या वो तरीका है जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। तो हमें वही तरीके यहाँ देखने हैं जिससे एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान होगी। तो उसके लिए कोई रूल है, कोई लॉ है, या क्या वो चीज़ है जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो क्या करेंगे, आप लास्ट तक इसको पढ़ते जाएंगे। हम आगे यही बता रहे हैं, हेट्रो वगैरह को तो अभी जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया, लेकिन अब जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कौन से कंपाउंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एरोमेटिक को। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करना मतलब एरोमेटिसिटी बताना। तो आपका जो टॉपिक आगे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमारा टॉपिक जो है वो एरोमेटिसिटी है। अब इसमें क्या कहा जाता है, एरोमेटिसिटी क्या चीज़ है जिससे हम कंपाउंड की पहचान करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा, बस हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके बताने के लिए देखिए 3 पॉइंट कहे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए 3 पॉइंट जरूरी हैं। क्या 3 पॉइंट हैं, ये जरूरी पॉइंट क्या हैं, आमतौर पे यही किए बताए जाते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें, कि कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, एट लीस्ट 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, तब हम एरोमेटिक बोलेंगे। दूसरा क्या कहा जाता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या होने चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, इसके आगे जो चीज आती है उसमें क्या है, उसमें यह कहा जाता है कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, CYCLIC। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज चेन कंपाउंड होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे पॉइंट किसी में मिल जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। यही चीजें बताई जाती थी। तो अब यहां मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूं आपके सामने, कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे आपका क्या आ गया, एक कंपाउंड ये आ गया है। दूसरा कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कंपाउंड क्या आ गया है, ये आ गया है। हमें यह बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तीसरे कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो तीसरा कंपाउंड कुछ इस तरह से है। अब हमें यह बताना है कि ये कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हैं कि एलिफेटिक हैं। तो देखिए पहले कंपाउंड में हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन भी हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पर कार्बन होगा। और आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, तो ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरे में भी ये सब चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। इसकी भी बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि ये भी एरोमेटिक होगा। अगर इसकी बात कर रहे हैं यहाँ तो ये भी कैसा होगा, ये भी आपका एरोमेटिक होगा। अगर कंपाउंड की इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि इसको भी हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक बोल सकते हैं। ये कंपाउंड सारे के सारे आपको एरोमेटिक लग रहे होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक रूल आया, एक थ्योरी आई, जिससे सही में, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे हमने पहले वाले की बात की बेंजीन, इसको जब देखा गया तो प्रैक्टिकली ये तो एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, लेकिन लास्ट वाले को देखा गया तो ये एरोमेटिक नहीं था। फिर इसी पर एक साइंटिस्ट ने वर्क किया जिन्हें हम हक्कल के नाम से जानते हैं, और उन्होंने
उन्होंने क्या किया, एक अपना रूल दिया जिसे बोला जाता है हक्कल रूल। तो यहां से जो थ्योरी आती है, दूसरी आगे थ्योरी आती है, वो कौन सी थ्योरी आती है, हक्कल रूल आती है। इसके आगे जो करेंगे हम, कौन सा करेंगे, हक्कल रूल करेंगे। क्या चीज करेंगे, हक्कल रूल, हक्कल रूल। अब ये हक्कल रूल क्या है, यही आपको डिटेल में समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान होगी। देखिए हक्कल ने क्या कहा, हक्कल ने ये कहा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा, और जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या, हक्कल रूल इज इक्वल टू 4n+2 पाई, ये फॉर्मूला है इसका। यानी कि जिस मॉलिक्यूल के पास भी 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे एरोमेटिक। अब ये डीलोकलाइज्ड वाला मसला क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लीजिएगा। देखिए क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो होना चाहिए वो साइक्लाइजेशन होना चाहिए। और कहां होना चाहिए, ये बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि इसका जो डीलोकलाइजेशन आपका जाना चाहिए, बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल जाना चाहिए। और मैं समझता हूं इस पॉइंट में भी आपको कुछ जान नहीं दिख रही होगी, ऐसे ही ये भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो सीधे सीधे ये ध्यान रखिए, आपका मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी चीज की अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। यानी कि प्लेनरिटी होनी चाहिए उसमें, तब भी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और तीसरा आपको पॉइंट बता ही दिया है, ये ओबे करना चाहिए 4n+2 पाई को। यानी कि जो ये रूल है, इसे क्या करना चाहिए, इसे ओबे करना चाहिए, तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सब बातों को छोड़ दीजिए, अब यहाँ से हम मॉलिक्यूल को बताना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से इस कंपाउंड के, कि कैसे हमें पता लगेगा कि ये एरोमेटिक है। देखिए अभी हमने एक मॉलिक्यूल लिया था ऊपर, बेंजीन, ये था आपका मॉलिक्यूल, यही बेंजीन थी, और हमें इसे बताना था कि ये एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक। तो देखिए हमें एक ही चीज देखनी है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको देखने मात्र से तो पता लगेगा नहीं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। सबसे पहले आप मॉलिक्यूल में यह पता कर लें कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए ये यहाँ डबल बॉन्ड है। अब जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड होता है सिग्मा होता है और एक होता है पाई। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये पाई हो गया। और एक हमारा जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोई भी बॉन्ड हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहां भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पाई हो गए, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई हो गए हैं, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई हो गए हैं। तो टोटल अगर इसकी बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, 4n+2 जो हमारा रूल था पाई, उसके सामने रखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सीधा सीधा यहां से पता लग रहा है 4n+2 = 6 है। यही तो पता लगा। अब क्या करेंगे, यहां से अगर आप यहां से वैल्यू निकालने लगे n की, तो क्या आ जाएगी, यहां 6 - 2 और 4n = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और n की वैल्यू अगर आप निकालने लगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब बस यहीं से सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। अब पता कैसे लगेगा, ये और देखना है आपको। अगर जो आपका n है, n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आती है, कोई कंप्लीट इंटीजर आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। अगर ये नंबर आ जाती हैं तो कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक।
अगर कहीं पे n की वैल्यू आ गई, सपोज दैट 2/3 आ गई, 3/2 आ गई, है ना, 5/3 आ गई, तो कंपाउंड क्या होगा? तो ये जो कंपाउंड होने वाला है ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एलिफेटिक। एलिफेटिक। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इस पर बस ये फॉर्मूला लगाना है जो हमने बताया है, हक्कल रूल, और इससे पता कर लेना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे एक्सप्लेन करेंगे इसको। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको ये बताते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है जो अभी लिखा था हमने, एक एग्जाम्पल लिखा था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। फॉर्मूला होता है ये किसका? नेप्थलीन का, जिसे नेप्थलीन बोलते हैं, मतलब कुनैन बोलते हैं, उसी का फॉर्मूला है। और हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, ये हमें बताना है। चलिए देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो जरूरी चीज़ ये है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए अगर यहाँ पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हैं? जहां भी डबल होगा वहां एक बॉन्ड पाई होगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 टोटल बॉन्ड कितने हैं? 5 बॉन्ड है। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10। तो अब सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है 4n + 2 = 10। और 4n = क्या आ जाएगा? 10 - 2। 4n = आ जाएगा 8 और n = आ जाएगा 2। अगर n = 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक। बोलिए समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल लेते हैं, नंबर दूसरा मॉलिक्यूल का लेते हैं, नंबर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। देखिए कौन सा मॉलिक्यूल है? नंबर 2। एक और कंपाउंड ले लेते हैं यहां हम ऐसा ही, इसी के जैसा, और आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। मतलब आप देखने मात्र से मत बताइए किसी कंपाउंड को। जो आपको ऊपर बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि कंपाउंड में देख लीजिए 6 कार्बन है, नहीं है, इससे आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इससे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि एरोमेटिक है नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे लेकिन 6 गलत हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। सबसे पहली चीज, जरूरी चीज है ये। तो देखिए कितने पाई बॉन्ड है? जहां भी डबल है वहीं पाई है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 पाई हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने यूज होते हैं एक बॉन्ड को बनाने में? 2। तो टोटल कितने आ गए? 14। रूल लगा देंगे हक्कल यहां से, 4n + 2 = हो जाएगा 14। 4n = 14 - 2। 4n = कितना आ गया यहां से? इसमें से इसे निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा 12। तो n = यहां पर आ जाएगा 3। और n = अगर 3 आ गया है तो बोलिए कंपाउंड कैसा? एरोमेटिक। कैसा है? एरोमेटिक। हम इसे बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा कैसा रहा? ये एरोमेटिक रहा। अब हम क्या करते हैं, यहां से और मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं? एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखते जाइए। अब देखिए सिंपल तो आप बता देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है, चार्ज आ जाता है बेंजीन वगैरह पर। अभी हमने एक मॉलिक्यूल पहले ही लिया था, उसका तो जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन या उसी का जिक्र कर देते हैं। देखिए ये वाला हमने मॉलिक्यूल लिया था जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड भी थे। इसे देखते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, अगर यहां हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गया, 4 पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन कितने यूज होते हैं? 2। तो टोटल कितना आ गया? 8। और 4n + 2 = कितना आ गया यहाँ से? 8। 4n = आ गया है 6। n = आ गया है 6/4। और n = की बात करते हैं तो 3/2। 3/2 कह दो या 1.5 कह दो। और जैसे ही ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा या कोई डेसिमल नंबर आएगी, तो इसे सीधे आप बोल देंगे यहां से एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों है? मैंने बताया था आपको कि n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आती है तो कंपाउंड को आप एरोमेटिक बोलेंगे, अदरवाइज कंपाउंड क्या होगा आपका? एलिफेटिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4। देखिए ये कंपाउंड तो आपका एलिफेटिक हो गया। इसी से रिलेटेड एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, देखते रहिए।
वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट हैं, डाउट आपके सारे क्लियर रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको एरोमेटिक कंपाउंड में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों पर निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है। अब यहाँ पूछा जा रहा है इस कंपाउंड को कि एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो यहाँ से पाई बॉन्ड निकालने पड़ेंगे। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, आपको पता लग रहा है कि 3 बॉन्ड हैं। ठीक है, 3 क्या हैं, 3 बॉन्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सीधे सीधे लिख रहा हूं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो आपके ये लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, एक लोन पेयर ये रहा, ये लोन पेयर, ये क्या करेगा, इस जो रिंग है, ये इस रिंग को स्टेबलाइज करने का काम करेगा, मतलब इसे स्टेबल बनाने का काम करेगा। तो ये वाले जो दोनों लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर रिंग के प्लेन में आएंगे। किस में आएंगे, प्लेन में। यही तो बोला था हमने, जो पीछे बोला था जो प्लेनरिटी होता है, यानी कि प्लेन में आने की जो टेंडेंसी होती है वो यही तो होती है। यानी कि प्लेनरिटी जो होती है, यानी कि ये किस में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। और जो प्लेन में रहते हैं वो क्या करते हैं, रिंग को स्टेबल करने का काम करते हैं, मतलब स्टेबलाइज करते हैं। और स्टेबलाइज करते हैं तो ये भी क्या रहेंगे, ये भी पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, इसलिए इन्हें भी पाई में ऐड कर लिया जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। इनको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मिले आपको, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। हक्कल रूल लगा दीजिए, 4n + 2 = 10, 4n = 8 और n = क्या आ जाएगा, 2। और जैसे ही n = 2 आता है तो आप इसको तो बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जो होगा आपका वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पकड़ते हैं 2-3। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बस वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सारी की सारी चीजें यहाँ क्लियर कर दी जाएंगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी कि जो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत हो या और किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत हो इस चीज को, क्योंकि मैं इसमें इतने सारे आपको एग्जाम्पल करा दूंगा जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए 5वां एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक कंपाउंड ये है, और ये कंपाउंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है H और चार्ज है इस पर पॉजिटिव। यहां पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। तो बात वही है, पुरानी वाली ही। क्या बात पुरानी वाली है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे जरूरी है हमें पाई बॉन्ड निकाल लें या पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लें। चलिए अब इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड तो ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाते हैं। ऊपर निगेटिव तो चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई होगा ही नहीं, यानी कि टोटल यहाँ पे पाई कितने हैं, पाई 2 इलेक्ट्रॉन है। सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 4n + 2 = 2। और 4n = क्या जाता है, 2 - 2। 4n = यहाँ से आ जाएगा 0 और n = क्या आ जाएगा, 0/4। और 0/4 को भी क्या बोला जाता है, 0। अब आप कहेंगे कि एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक, बड़ा कंफ्यूजन है भाई इसमें, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो सीधी सीधी बात है, मैंने पहले बोला ही है आपको, अगर n की वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक। यानी कि ये कंपाउंड आपका कैसा है, ये कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक है। इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोला जाएगा। वैल्यू क्या आनी चाहिए, कोई कंप्लीट नंबर आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। देखिए 6 एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। देखिएगा मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल ये रहा आपका। यहां पर क्या है, यहां पर H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, और इसके नीचे भी क्या है, H है। चार्ज इस पर है निगेटिव, और आप जानते ही अगर निगेटिव चार्ज रहा होगा तो यहाँ रहेगा लोन पेयर। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और पूछा जा रहा है ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पर वही चीज, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए ये डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी।
तो और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आप एक लोन पेयर को देख रहे होंगे तो देखो 4 तो यहां हो गए, एक 2 इसमें और 2 इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। प्लस ये जो लोन पेयर है आपका, ये भी क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा, यानी कि ये भी प्लेन में होगा। तो इसको भी यहीं ऐड कर लेंगे, कितने आ गए 6, और 6 आने पर 4n+2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो n की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 निकाल के देख लीजिएगा आप, 1 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही वैल्यू 1 आएगी, कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। कंपाउंड क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। नंबर 7 में देखिए क्या ले रहे हैं हम, जिन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा धोखा लगता है, आप कुछ ऐसे कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये है N और यहाँ पर क्या है H, इसके ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड। किसका फॉर्मूला होता है, पेरोल का फॉर्मूला होता है, पेरोल का फॉर्मूला होता है। अब इसे पूछा जाता है कि ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो आमतौर पर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। वो गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में जो रहती है वही एक बात रहती है कि 6 कार्बन होने चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसी के हिसाब से इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, धोखा लग जाता है। लेकिन आपको कुछ नहीं लगाना, केवल एक चीज लगानी है, हक्कल थ्योरी, हक्कल रूल आपको लगाना है। और हक्कल रूल लगाते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। देखिए यहां भी क्या करना है, सबसे पहला आपको निकालना है पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन है कितने इसमें, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक हो गया लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए जो प्लेन में जाएंगे, तो कितना हो गया 6। तो रूल लगाएंगे 4n+2 = 6। और जब 4n+2 = 6 आता है तो n = सीधा आ जाता है आपका, क्या जाता है, 1 आ जाता है। और जैसे ही ये 1 आएगा तो 1 के साथ में इसे सीधा क्या बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहेगा, ये भी एरोमेटिक रहेगा। तो ये कंपाउंड भी आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप के। अगर इसी टाइप की बात करते हैं तो इसी टाइप में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। नंबर 8 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या ले रहे हैं कि एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर S है और S के पास लोन पेयर हैं, कितने, 2। अब इसमें भी धोखा लगता है, क्या बोलते हैं इसको, नाम तो इसका थायोफीन होता है, थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको, थायोफीन बोलते हैं। अब इस कंपाउंड में भी हमें क्या निकालना है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक ही चीज आप बार बार निकाल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अब आपने पाई इलेक्ट्रॉन निकालने में ही धोखा लगा लिया तो आप लोगों को, अगर इसमें आपको धोखा लग गया है तब तो 100% गलत होगा ही होगा। देखिए क्या करेंगे यहां, अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन = क्या आएगा, देखिए डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। आप लोग क्या कर देते हो, जिनसे भी ये क्वेश्चन गलत होता है उसमें क्या करते हैं, सल्फर के चारों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, इनको भी और इनको भी। तो देखिए ये चारों इलेक्ट्रॉन आपके ऐड नहीं होंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे जो ये वाले हैं। यानी कि सल्फर के अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कार्बन के साथ प्लेन में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेन में नहीं होते। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका लूप जो आता है कुछ बाहर इस तरह से करके लूप आता है, और इनका जाता है जो अंदर की तरफ को ऐसे करके जाता है, तो यही रहते हैं। इसीलिए इसमें क्या करेंगे, बस 2 ऐड करेंगे, और जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे। और 4n+2 = क्या होगा, 6 होएगा, तो n = आ जाएगा 1, और कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। एरोमेटिक निकालते हुए थक गए होंगे आप लोग, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ कंपाउंड को। और यहाँ जो एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं, 9 थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, कुछ थोड़ा सा अलग लिया गया है इसमें, देखिएगा अलग है क्या। एक कंपाउंड हम ये ले रहे हैं और इसको आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड का आपको एरोमेटिक का बताना है।
तो देखो यहाँ अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सीधे सीधे सी हिस्सा है ये, तो किसी भी तरीके से आप बता सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, कोई चार्ज नहीं है ना, ना कोई लोन पेयर है, तो कितने हो जाएंगे 4। 4n + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4, और 4n इज इक्वल टू आ जाएगा 2, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, और n इज इक्वल टू इसीलिए यहाँ से 2/4 मतलब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 जैसे ही आएगा, 1/2 जैसे ही आएगा, यानी कि आपका फ्रैक्शन जैसे ही आएगा, कंपाउंड आपका तुरंत कैसा बन जाएगा, एलिफेटिक। कैसा बन जाएगा, कंपाउंड तुरंत बन गया है एलिफेटिक, यानी कि कंपाउंड किसके साथ जाएगा, एलिफेटिक के साथ जाएगा। कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं यहां से। नंबर 10, जो नंबर 10 है, नंबर 10 में क्या लिया गया है, देखिए इसी कंपाउंड से थोड़ा सा एक दूसरा कंपाउंड बनाया गया है। देखो ये यहाँ पर क्या है, H है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ डबल बॉन्ड भी है। अब इसको पूछा गया है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। क्या होगा कंपाउंड, एलिफेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, आपको निकालने हैं पहले पाई इलेक्ट्रॉन। आप जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। कहीं भी लोन पेयर नहीं है, निगेटिव चार्ज नहीं है। निगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 4, और 4n + 2 इज इक्वल टू आ जाता है 4, और जैसे ही 4 आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और जैसे ही n की वैल्यू 1/2 आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे एलिफेटिक। एलिफेटिक, एलिफेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल 11। में क्या है, एक ये मॉलिक्यूल लिया गया है, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ H, एक लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर और चार्ज कैसा है यहाँ पर, निगेटिव चार्ज है। इसको पूछा गया है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ से निकालने हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं यहाँ पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 तो ये रहे, ठीक है, 2 तो यहाँ पे रहे, और ये 2 यहाँ पर हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज है और ये कार्बन के साथ प्लेन में रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा 4। लेकिन 4 होते हुए भी यहाँ की बात क्या करेंगे, 4 अगर 4 है तो n की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से 1/2 आ जाती है, और जैसे ही n की वैल्यू 1/2 आएगी तो आप क्या बोलेंगे, इसको एलिफेटिक ही बोलेंगे, कंपाउंड आपका एलिफेटिक के साथ ही जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड हो गए हैं, यहाँ पर जितने मुझे कराने थे सारे के सारे हो गए हैं। अब मैं कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे देता हूँ कि जिनको से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे जिनसे आप प्रैक्टिस कर पाएँ और बताएं कि ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक थे या एलिफेटिक, एरोमेटिक हैं या एलिफेटिक। तो पहले कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पहला जो कंपाउंड है आपका वो कौन सा है, पहले ही कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पहला कंपाउंड कुछ इस तरह से है। ये पहला कंपाउंड है, यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर H और H। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड अगर की बात करते हैं तो सेकंड कंपाउंड क्या रहेगा आपका, सेकंड कंपाउंड आपका ये रहेगा, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं तो थर्ड कंपाउंड आपका क्या रहेगा, ये रहेगा बाइफिनाइल, इसको बोलते हैं। अगर फोर्थ कंपाउंड की बात करते हैं तो फोर्थ कंपाउंड क्या है आपका, इस पर क्या है, H है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। इस पर चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। और कंपाउंड की अगर पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा एक और कंपाउंड आपको दे रहे हैं,
इस कंपाउंड का आपको बताना है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। ये कंपाउंड को आपको बताना है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। ऐसे ही और एक दो कंपाउंड और दे देते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। इस कंपाउंड को बताना है आपको कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। और एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। इनकी प्रैक्टिस करके देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो कंपाउंड है इसमें से कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एलिफेटिक है। और इसके बाद ये आपको मैं 10 कंपाउंड दूंगा और आप इसमें से कमेंट करके बताइएगा बाद में कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक था और कौन सा एरोमेटिक नहीं था। 8 हो गए हैं। नवा कंपाउंड जो है आपका, नवा कंपाउंड कुछ इस तरह से आएगा। और एक 10वां कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड आपका वो ये रहेगा। ठीक है, इन कंपाउंड्स को आपको बताना है कि ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक हैं कि एलिफेटिक हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जितने भी कंपाउंड्स थे आपके जो आपको सिखाए गए हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का पता कैसे लगाएं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एलिफेटिक है। बस आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ ध्यान नहीं रखनी, सिंपल सी एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो याद रखना है आपको, हक्कल रूल। हक्कल रूल को ध्यान रखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एलिफेटिक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।